हेलो। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं, क्या होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आप लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जानते ही हो, कब से पढ़ते हैं आप, लेकिन फिर भी क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इट रिप्रेजेंट exact number of atoms of various element present in one molecule of a compound। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने अलग अलग एलिमेंट्स के एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका वाटर है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? दो। कितने ऑक्सीजन होते हैं? एक। दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम हैं? दो। ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम हैं? एक। तो ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेट्स से C2H6 एथेन। दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, उनके कितने कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बारे में बता रहा है कि भैया कार्बन के दो एटम है, हाइड्रोजन के 6 है। आपका लेट्स से ग्लूकोज हो गया, इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है बता रहा है। लेट्स से आपका ठीक है, ऐसे काफी सारे C6H6 बेंजीन कहते हैं इसको, ठीक है। और C2H4 हो गया, एथीन कहते हैं इसको, ऐसे बस, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे आप बना सकते हो, H2SO4, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है, ये सारे, ये हमें पहले से पता होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा नई चीज है। अब जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे रिलेटेड हमने मॉलिक्यूलर मास भी पढ़ा है, इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ा है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट सिंपल whole number ratio of atoms of various elements। क्या रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनमें सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और व्हाट इज दिस? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मैं यहां पर लिखूंगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे आपका बेंजीन है C6H6, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशो में है? 6:6 में है। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या होगा? 1:1 होगा कि नहीं होगा? तो CH, तो ये सिंपलेस्ट 1:1। अब इसी से रिलेटेड ये जो CH है ये क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला है। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर रेशो और इसे हम कह देंगे इंपेरिकल रेशो, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में है? 6:12:6। और इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या हो गया? 1:2:1, यानी CH2O। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर रेशो और ये हो गया आपका इंपेरिकल रेशो। ठीक है, ठीक है। आपका एथीन C2H4 क्या हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला? CH2। ठीक है। आपका C2H6 क्या हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला? CH3। एथीन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH3, एथीन का CH2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वाटर H2O का क्या होगा? H2O ही होगा। एक मिनट कट तो नहीं रहा, मैं देखो। हाँ, थोड़ा कटता जा रहा है। एक मिनट, यहां पर आओ। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहां पर हम ले रहे हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो भाई वाटर का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? H2O ही होगा। H2O का H2O। क्यों? क्योंकि भाई 2:1 को और क्या सिंपल होल नंबर रेशो करोगे? ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और देता हूं मैं। अच्छा, H2SO4 का इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2SO4 रहेगा। वैसे कैसे सर? 2:1:4। अब इसको सिंपल कितना सिंपल करोगे? नहीं कर सकते ना सर। 2 का भाग चला तो जाएगा, अरे चला तो जाएगा, लेकिन ये 0.5 बन जाएगा ना। होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर है क्या? नहीं। अच्छा, जैसे कि मैं आपसे लेता हूं C3H4, इसको कहते हैं एथाइन, सॉरी प्रोपाइन। प्रोपाइन का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? C3H4 ही होगा। आपको याद नहीं करने, हो जाएंगे बाद में, ऑर्गेनिक पढ़ोगे। क्यों? 3:4 को और सिंपल होल नंबर रेशो में क्या लिखोगे? 3:4 ही लिखोगे। ठीक है, ऐसे मत कर देना 1/4/3 1.33, गलत। ये होल नंबर रेशो नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? क्लियर है। चलो, तो मैंने बात की मॉलिक्यूलर रेशो और इंपेरिकल रेशो के बारे में। जरा बेंजीन को देखो। आपने मॉलिक्यूलर रेशो में किसका डिवाइड किया बेंजीन के लिए कि आपको इंपेरिकल रेशो मिल गया? सर 6 का। इंपेरिकल रेशो में, बेंजीन के इंपेरिकल रेशो में किसका मल्टीप्लाई किया कि आपको मॉलिक्यूलर रेशो मिल गया? सर 6 का। तो मैं यहां पर पहले आप इसको लिखो, लिख लिया? ठीक है। अब मैं थोड़ा इस मॉलिक्यूलर रेशो और इंपेरिकल रेशो के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। तो मैं इसे मिटाता हूं, लिखो। आई होप लिख लिया होगा। चलो, रिलेशन बिटवीन molecular formula and empirical formula can be given by an integer n n एक इंटीजर है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में रिलेशन बताता है। क्या होता है देखो, या फिर
ये जो इंटीजर n है इसको कुछ इस तरीके से निकाला जा सकता है। अब ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका सर, एथेन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ये एथेन का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ये तो हो गया साहब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब अगर आप अपने रेशो की बात करोगे तो 2:6 और 1:3, ये क्या है, मॉलिक्यूलर रेशो है, और ये क्या है, एम्पिरिकल रेशो। ठीक है, अच्छा आप एम्पिरिकल रेशो से मॉलिक्यूलर रेशो हासिल करना चाहते हो तो आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और अगर आप इससे 2:6 से 1:3 हासिल करना चाहते हो तो आपको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 2 का। तो ये 2 यहां पर वही इंटीजर है जिसका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, यानी अगर आप इंपेरिकल रेशो में मल्टीप्लाई करोगे इस n का तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर रेशो मिल जाएगा। या फिर मॉलिक्यूलर रेशो में डिवाइड करोगे किसका, n का, तो आपको इंपेरिकल रेशो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सर कहना क्या चाहते हो, कैसे इससे सवाल कैसे पूछते हैं, बताता हूं, रुको जरा सब्र करो। ग्लूकोज आपका होता है C6H12O6। इसके लिए जरा n की वैल्यू बताओ। इसके लिए n की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई सर, अभी बताते हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2O। तो इसमें जब आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे इस मॉलिक्यूलर रेशो में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो, सॉरी, इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और इसमें 6 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज के लिए ये तो है मॉलिक्यूलर रेशो और ये है एम्पिरिकल रेशो। तो अगर आपको ये चाहिए तो 6 का मल्टीप्लाई करो, अगर आपको ये चाहिए तो 6 का डिवाइड करो, यानी इसके लिए जो इंटीजर की वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, ठीक। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, आपसे कहा गया a compound have empirical formula CH2, if its molecular mass is 42, find its मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर हमको एम्पिरिकल रेशो पता है 1:2, अब हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, ये तो आ गया एम्पिरिकल रेशो किया, और अगर आपको मॉलिक्यूलर रेशो चाहिए तो हम क्या मल्टीप्लाई करें सर कि हमको मॉलिक्यूलर रेशो मिल जाए, तो उसका इंडिकेशन आपको यहां दे रखा है। ठीक है, n की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया है, क्या, या तो मॉलिक्यूलर रेशो अपॉन एम्पिरिकल रेशो। अब आपको एम्पिरिकल रेशो पता है बट मॉलिक्यूलर रेशो पता नहीं, या फिर मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। अब आप बताओ, आपको मोलर मास पता है क्या और एम्पिरिकल मास पता है क्या। मोलर मास दे रखा है 42, एम्पिरिकल मास पता है क्या, वो क्या होता है सर, वो तो पढ़ा ही नहीं। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास, मॉलिक्यूलर मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास, एम्पिरिकल मास, मास, समझ गए। तो यहां एम्पिरिकल मास क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, तो कितना हो गया, अरे 12 2 14 14 3 आ गया, तो बस
मिल गया आपको n की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 3:3 तो आपका मॉलिक्यूलर रेशो ये आ गया। मॉलिक्यूलर रेशो आ गया तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C3H6। देख रहा है विनोद, सिंपल से क्वेश्चन को कैसे फालतू में टफ किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से n का कमाल होता है। आई होप समझ गए, इंपेरिकल मास समझ गए, समझ गए। ठीक है, लिखो इसे, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। ओके, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड दे रखा है आपको, उसमें कह रहा है कि उसमें 20% तो हाइड्रोजन है और 80% कार्बन है, यानी वो कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना है। तो बताओ इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जब भी आपको ऐसे परसेंटेज दे रखे हैं तो आपके लिए परसेंटेज का मतलब है बाई मास दे रखा है आपको। ठीक है, ठीक है। कैसे करना है, अब यही क्वेश्चन आपके लिए एज अ थ्योरी भी काम करेगा। इस क्वेश्चन को आप कई जगह क्या करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, नहीं, ये क्वेश्चन ही अपने आप में थ्योरी की तरह आप इसे लेना। ओके, ठीक है। इसके जो भी स्टेप्स हैं एज अ थ्योरी की तरह आप इसको लेंगे। कैसे करना है इसको देखो ध्यान से। आपको सबसे पहले मानना है सैंपल, कि वो कंपाउंड का कोई भी सैंपल उठा लो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 ग्राम, तुम्हारा मन करे वो सैंपल मान लो। लेट, देखो ध्यान से, सैंपल ऑफ द कंपाउंड कितना मान लो, सबसे आसान पड़ेगा 100 ग्राम। तुम कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सबसे आसान 100 ग्राम यूं पड़ेगा, क्योंकि 100 का 80% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको कुछ और मानोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें तो होगी ही नहीं। तो अगर आपने उस सैंपल मान लिया, कोई भी 100 ग्राम मान लिया, तो आपको उसमें कार्बन कितना मास है पता चल जाएगा, हाइड्रोजन कितना मास है पता चल जाएगा। तो मास ऑफ कार्बन इन सैंपल 100 का 80%, 80 ग्राम, एंड मास ऑफ हाइड्रोजन इन सैंपल कितना हो गया, 20 ग्राम। 100 का 20%, 20 ग्राम। इसलिए हमने इसको 100 ग्राम माना था, बड़े आराम से निकल जाता है। अगर आप इस सैंपल को 1 ग्राम मानोगे तो आपको कार्बन कितना पड़ेगा, 0.8 ग्राम लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन कितना लोगे, 0.2 ग्राम। कुछ भी मान, अगर आप सैंपल 10 ग्राम मान रहे हो तो आपको कार्बन कितना आ जाएगा, 10 का 80%, 8 ग्राम, हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 ग्राम। ठीक है, जो मन करे मान लेना, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ओके, एक मिनट। ठीक है, हमने 100 मान लिया, आप लोग भी हमेशा यही मानेंगे, सही रहेगा। अब आपको सैंपल में कार्बन कितना है पता चल गया, तो सैंपल में कार्बन के मोल पता चल गए। मोल्स ऑफ कार्बन इन सैंपल कितने भैया, गिवन मास अपॉन कार्बन का एटॉमिक वेट, कार्बन का एटॉमिक मास, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना दे रखा है, 80 ग्राम, एटॉमिक वेट कितना आ गया, 6.66 मोल आ गया। ठीक ठीक, हाइड्रोजन लिया तो इस सैंपल में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए, वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वैसे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 होता है, लेकिन आप 1 ग्राम ही लेके चलेंगे हमेशा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 20 मोल आ गया।
अब उस सैंपल में कार्बन और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं पता चल गए। अब बस एम्पिरिकल फॉर्मूला आना बाकी है। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके रेशियो क्या आ गए 6.66 और 20 मोल। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने करना है। यहां पर जो आपके पास वैल्यू आई है रेशो की, आपको चेक करना है कि इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, छोटी वैल्यू क्या है, ये है। तो सबसे छोटी वैल्यू को उस रेशो में, उन दोनों रेशो में अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों रेशो में डिवाइड कर देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या? डिवाइड द ऑब्टेन्ड रेशो बाय स्मॉलेस्ट obtained molecules या smallest obtained ratio। मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी एटम्स। तो ये जो रेशोज है, ये जो रेशो है इसको जो सबसे छोटा जो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिले हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 और 20 डिवाइडेड बाय 6.66। इंपेरिकल रेशो में आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो हासिल करना होता है, इसलिए डिवाइड किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और इसको करोगे तो आपको आ जाएगा 3 पॉइंट, आपको लगभग 3 आ जाएगा। वैसे तो आपको लगभग 2.99 के समथिंग आएगा, आप उसको बड़े आराम से 3 मान सकते हो। ठीक है, क्या मान सकते हो 3। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो ये आपका बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या? CH3। तो ये आ गया आपका एम्पिरिकल रेशियो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने सैंपल मान लिया 100 ग्राम। तो उस सैंपल में गिवन एलिमेंट का मास आ गया, मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब जो सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स है, सैंपल में जो नंबर ऑफ मोल्स है वही उस कंपाउंड में भी रेशो तो उनका सेम ही रहेगा। तो सैंपल में नंबर ऑफ मोल्स आ गए उन एटम्स के। क्लियर है? तो बस आपको यहां पर जो सबसे छोटा रेशो ऑब्टेन हुआ है, जो सबसे छोटा नंबर ऑफ एटम्स ऑब्टेन हुए हैं, उसको उन रेशो में डिवाइड कर देना है और आपको इस तरीके से सिंपलेस्ट रेशो मिल जाएगा। ठीक, ये आपने करना है। क्लियर है? अरे भाई तुम कुछ भी सैंपल मान लो, तुमने लेट से वाटर है, वाटर तुमने बाल्टी भर के उठा लिया, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो क्या बदल जाएगा? क्या कभी नहीं बदलेगा। चाहे कितना भी सैंपल ले लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है पानी में वो कभी नहीं बदलेगा। क्लियर? क्लियर। वैसे जैसे H2O में, वाटर में 2:1 होता है तो 2:1 ही आएगा। चाहे आप 100 ग्राम सैंपल मानो, 1000 ग्राम मानो, चाहे 1 ग्राम मानो, चाहे 2 ग्राम मानो, तो इसकी चिंता मत करो। क्लियर? क्लियर। अच्छा, अगर वो कह दे, अगर वो कह दे if molar mass of compound is 30 तो find molecular formula। तो आपको अब पता लगाना है n का, कि इस इंपेरिकल रेशो में, इस इंपेरिकल रेशो में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें मॉलिक्यूलर रेशो मिल जाए। तो n निकालने का तरीका, वापस से कह रहा हूं, इंपेरिकल रेशो में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको मॉलिक्यूलर रेशो मिल जाए।
एन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, मास। मोलर मास कितना दे रखा है 30, एम्पेरिकल मास कितना है 12 और 3 15। अरे एम्पेरिकल मास आ गया ना तो 2, यानी एन का आ गया 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो यहां पर आएगा 2 और ये 6, तो आ जाएगा 2:6। ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर रेशो। ठीक है, और इस तरीके से ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये 30 लिखा हुआ है, 36 नहीं। इस तरीके से एक बार मैं देखूं कट तो नहीं रखें। ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, मैंने मोलर मास बाद में दिया है। अगर आपको क्वेश्चन में मोलर मास दे रखा होता तो आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में मोलर मास दिया हुआ है ना, मान लो ये क्वेश्चन ऐसा है और मोलर मास दिया है, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। मोलर मास नहीं दिया है, मोलर मास नहीं दिया है तो इतना लंबा करना पड़ेगा। मोलर मास दिया है तो एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। मोलर मास 30 है तो परसेंटेज कार्बन के मोल कितने आ गए, मास ऑफ कार्बन कितना आ गया 30 का 80%, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 30 का 20%, कितना आ गया 24 ग्राम, और ये कितना आ गया 6 ग्राम। अब इसको जब तुम मोल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 24 ग्राम कार्बन का मतलब 2 मोल कार्बन, और 6 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 3 मोल, सॉरी 6 मोल हाइड्रोजन। 2:6, कार्बन और हाइड्रोजन कितने आ गए 2:6, और इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:3। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों तैयार। ये शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपको मोलर मास दिया हो तो सब कुछ छोड़ के यही से शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, लेकिन नहीं दिया है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अभी और अच्छे से दिमाग में नहीं बैठा, मैं मानता हूं। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, आप इसे लिखो, मैं मिटाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसे करते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और आपको उनके परसेंटेज दिए हुए हैं, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। कार्बन है 20%, हाइड्रोजन है 6.7 और नाइट्रोजन है 46.67%। अरे ऑक्सीजन का तो दिया ही नहीं, ऑक्सीजन का नहीं दिया गया। अरे अब बचा ही ऑक्सीजन, तो 100 में से माइनस कर लेना ना। ठीक है, तो अगर आप गौर करोगे तो क्या होगा, कार्बन तो दे रखा आपको 20%, हाइड्रोजन दे रखा आपको 6.7%, नाइट्रोजन 46.7%, और ऑक्सीजन आ गया आपका ऑटोमेटिकली 100 में से। भाई जो बच गया वो ऑक्सीजन है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 46, 52, 72, एक मिनट, ये आ जाएगा 73.37, तो इसका मतलब ये आ गया 26.63 आ जाएगा। ठीक है, इतना ऑक्सीजन आ गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, लेट मास ऑफ सैंपल 100 ग्राम, तो उसमें कार्बन कितना आ गया, मास ऑफ कार्बन कितना आ गया 20 ग्राम,
मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया 6.7 ग्राम, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 46.67 ग्राम एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया। ठीक है, ये मास आ गए। अब मास आ गए तो मोल आ गए, मोल निकालोगे तो कार्बन के मोल क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ कार्बन 20 डिवाइडेड बाई 12, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 6.7 डिवाइड बाई 1। अरे मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास चल रहा है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या आ जाएंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे 26.60 डिवाइड बाई 16 ग्राम पर मोल। ठीक, सॉल्व करेंगे तो 12 के 12 और 6 8 72 1.66 मोल, ये तो आ जाएगा 6.7 मोल, ये आ जाएगा 14 पॉइंट कितने बचे 4 14 43 3 3 और ये 16 का 16 कितने बचे 16 96 1.66 मोल आ गए। अब इसके मोल आ गए कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के। अब क्या करोगे, जब आपके पास मोल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सैंपल क्या आ गए, उनका रेशो ले लो आप, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1.66 6.7 3.33 1.66। अब इसको लिख दो रेशो ऑफ मोल्स, उस सैंपल में जिस रेशो में होंगे उस कंपाउंड के अंदर भी वो एटम्स उसी रेशो में होंगे। ठीक ठीक। अब आपने यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या करना है कि इन रेशो में जो सबसे छोटा वैल्यू दिख रही है उसको उन सभी में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, डिवाइड स्मॉलेस्ट ऑब्टेन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट ऑब्टेन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्या होगा, सबसे छोटा कौन है 1.66, अब डिवाइड करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिवाइड करो, क्या आएगा, ये तो आ गया 1, ये कितना आएगा, ये आएगा अप्रोक्स 4 टाइम, ये 4 टाइम आ गया, डिवाइड कर लेना ना। अरे 1.66 इंटू 4 करोगे क्या आएगा, 24 हाँ लिख दो, 25 लिख दो, 4 4 5 6 6.64 आ गया, यानी 6.7 के अप्रोक्स बराबर ही है। हाँ, यहां पर आप करोगे तो कितना आएगा, ये 2 टाइम्स और यहां पर 1 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास इंपेरिकल रेशो। क्या आ गया, इंपेरिकल रेशो CH4N2O, ये आ गया आपके पास इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर मोलर मास देता, अब वो बाद में कहता है कि इफ मोलर मास इज 60, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो अगर आप देखोगे 60 है तो n निकालना, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास कितना है 12 4 16 और 16 32 और 28 60 आ गया, यानी 1, यानी जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। ठीक है ठीक है,
आई होप चीजें क्लियर हुई। यानी सबसे पहले क्या करना है, आपने सैंपल मान लेना है 100 ग्राम। इसके बेस पर उन सारे एलिमेंट्स का मास आ जाएगा। मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, वो आपने सीखा है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, उसने आपको उसे रेशो में लिख लेना है। और सबसे जरूरी स्टेप करना है कि रेशो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सारे के सारे रेशोज को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और आपको ये ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए इसे लिखो। अब मैं आपको एक नोट लिखाता हूं, लिखो इसे। ठीक है, मैं मिटाता हूं। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट सुनो। कई बार आपको क्या मिलेगा, रेशो, मान लो कोई भी एलिमेंट है x रेशो y है। कई बार आपको ऐसे मिलता है कि लेट से 1:1.9, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 1.9 को क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो, तो रेशो 1:2 बन जाएगा। ठीक है। कई बार आपको मिलेगा x रेशो y, लेट से 2.1:3, तो आप इस 2.1 को अप्रॉक्स क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये सब कब, स्मॉलेस्ट नंबर्स, स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उससे डिवाइड करने के बाद अगर आपको ये वैल्यूज मिले, समझ गए, आपने रेशियोज लिए, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया और इस तरीके की कंडीशन आई, तो आप ऐसे अप्रॉक्स मान सकते हो। ठीक है। क्या हो कि कोई कंडीशन ऐसी आ जाए, लेट से 1:1.5, या कोई कंडीशन ऐसी आ जाए 1.5:2, या कोई कंडीशन ऐसी आ जाए 1.3:2, ऐसे आ जाए, तब आप क्या करोगे, अब आप 1.5 को अप्रॉक्स तो कर नहीं सकते कि साहब उसको 3 मान, वो सॉरी 2 मान लो या 1 मान लो। तो ऐसे केस में आपको जो 0.5 है इसको 0 की तरफ ले जाना होगा। 0 की तरफ ले जाने के लिए या 9 की तरफ ले जाओ या 1 की तरफ ले जाओ, इसके लिए आपको अब ये जो रेशो ऑब्टेन हो चुका है, कब, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद जब ये ऑब्टेन हुआ है, तब आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और आपको रेशो मिलेगा 2:3, और यही आपका एक्चुअल इंपेरिकल रेशो या मॉलिकुलर रेशो है। इंपेरिकल रेशो मिलता है, ये होगा 2:3। ऐसे नहीं छोड़ सकते 1.5 को, क्योंकि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होना चाहिए। या अप्रॉक्स भी नहीं मार सकते, समझ गए, यहां अप्रॉक्स काम नहीं करेगा। 1.5:2 है, क्या करोगे, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 3:4। दिस इज द आंसर। 1.3:2, अब 0.3 को आप कहां, 0 की तरफ नहीं ले जा सकते, 9 की तरफ तो आराम से ले जा सकते हो। कैसे, अगर आप इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3.9 और ये 6। 3.9 को आप अप्रॉक्स क्या बोल सकते हो, 4 बोल सकते हो, और आपका यहाँ 4:6 हो जाएगा। अब आप इसको भले ही क्या कर सकते हो, 2:3, अब इसको कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अप्रॉक्स काम करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। इसे लिखो, मैं मिटाता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे बेस्ड। चलिए करते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
लेट्स से एक कंपाउंड है जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ है। अ कंपाउंड हैव फॉलोइंग composition, find empirical formula. Nitrogen and oxygen. Nitrogen 36.85% और ये 63.15%। ये कॉम्पोजिशन दे रखा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला बता रहा है। क्या करोगे? वही लेट मास ऑफ कंपाउंड कितना हो गया? लेट मास ऑफ सैंपल ऑफ कंपाउंड 100 ग्राम ले लिया, तो उसमें नाइट्रोजन कितना हो गया? नाइट्रोजन उसमें कितना हो गया? 36.85 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो गया? 63.15 ग्राम सैंपल में। अब उस सैंपल में नाइट्रोजन का मास है, ऑक्सीजन का मास ये है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लोगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे, क्या आएगा? 36.85 डिवाइड बाई 14 और ये 63.15 डिवाइड बाई 16। सॉल्व करोगे तो 28 बचे कितने? 6 7 8 88 8.8 88 84 बचे कितने? 4 5 45 14 2.62 मोल। और इसमें करेंगे तो 16 64 16 48 48 50 60 13 14 15 151 16 नंबर 144 3.9 और फिर क्या बच गया? 7 75 3.94 मोल आ गया। ठीक है, इस तरीके से आ गए। आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशो आया वो 2.62 रेशो 3.94। अब यहां कोई कलाकारी नहीं करनी है, 3.94 4 मान लो, यहां नहीं करते कलाकारी। कहां करेंगे? सबसे पहले तो जो दोनों में छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, यानी 2.62 को 2.62 से और 3.94 को 2.62 से डिवाइड करोगे, ये तो 1 है, और इसको करोगे तो आपको 1.5 मिलेगा। अब यहां करनी है जो कलाकारी करनी है, अब यहां पर कोई 0.9 0.1 तो है नहीं, 0.5 है जो तुम फालतू का अप्रॉक्स तो मार नहीं सकते। तो 0.5 को किधर ले जाओ? या तो 9 की तरफ ले जाओ या 1 की तरफ ले आओ। क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आएगा? 2:3। तो ये आ गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल रेशो, और ये N2O3। समझ गए? और ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है ना जब तक, तो आप के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला ही है जब तक मॉलिक्यूलर मास ना दिया हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। ये एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे है। बाकी तो फिर क्वेश्चन जो घूमेगा वो कॉमन सेंस के लिए घूमेगा। ओके, तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, लिखिए फिर। थैंक यू।